स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छा? तो चलिए, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में। और जैसा कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इससे आप समझ सक रहे हैं कि ये सीरीज़ में कौन सा शुरू करने वाला हूँ। तो आपका आज से स्वागत है हमारे एनसीईआरटी सीरीज़ में। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे डिमांड कर रहे थे कि सर एनसीईआरटी के भी कुछ वीडियो लेक्चर्स आप बना करके यूट्यूब पे डालें। तो उन्हीं की उस डिमांड को मैं फुलफ़िल करने के लिए ये कार्य आज से शुरू कर रहा हूँ। एनसीईआरटी की किताबों का महत्व क्या है ये मुझे पता है, ऐसा मुझे लगता है कि ये शायद आप सभी को मालूम होगा। जो भी छात्र कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, खास करके जीएस बेस्ड विषयों की, यूपीएससी से लेकर के एसएससी, सीडीएस, सीएपीएफ या ऐसे कोई भी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की, तो उसमें एनसीईआरटी में लिखी बातों का क्या महत्व है और उसका कितना इम्पोर्टेंस है कि हम उसको पढ़ें और उसको समझें और उसमें जो फैक्ट्स दिए हैं, उसमें जो कहानियाँ दी गई हैं, उन कहानियों को समझ कर अपना एक बेस तैयार करें। एनसीईआरटी की किताबें हमेशा आपको बेस तैयार करके देती हैं। जब तक आपके पास कोई बेस नहीं होगा, आप किसी भी जीएस के विषय को समझ नहीं सकते हैं। बिना बेस के कुछ भी नहीं समझा जा सकता है। आप रट कर इन चीज़ों को याद नहीं रख सकते हैं। ये जनरल स्टडीज़ है, पढ़ाई करनी पड़ती है, समझना पड़ता है और इसके हर एक के आधार बनाने पड़ते हैं। तो आधार बनाने के लिए एनसीईआरटी की किताब से उत्तम किताब अवेलेबल नहीं है। यूपीएससी की परीक्षा में भी जो टॉपर्स हैं या जो तैयारी करवाते हैं, उनका भी यही रिकमेंडेशन होता है कि यू मस्ट स्टडी एनसीईआरटी बुक्स फर्स्ट एंड देन मूव ऑन टू अदर बुक्स रिगार्डिंग एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो ये वीडियो लेक्चर उन लोगों को भी मदद करेगा जो ऐसे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो हमारे सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, क्लास 9th के, 10th के, 7th के, ठीक है, उनको भी ये हेल्प करने वाला है। उनके पढ़ाई में भी ये वीडियो लेक्चर काफ़ी मदद करेगा। बस एक लेक्चर सुनना है और कहानी याद हो जाएगी और वो सभी स्टूडेंट्स किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के सक्षम हो जाएंगे, इतनी मैं गारंटी लेता हूँ। तो एनसीईआरटी क्लास 9th के हिस्ट्री से मैं आज शुरू कर रहा हूँ और धीरे धीरे करके सारे एनसीईआरटी की किताबों को मैं कवर करता चला जाऊँगा। एनसीईआरटी सीरीज़, ये एनसीईआरटी सीरीज़ आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग आज का ये लेसन शुरू करते हैं। आज का हमारा ये लेसन फ्रेंच रेवोल्यूशन से संबंधित है, जो कक्षा 9 एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 के हिस्ट्री का ये चैप्टर है। ओके, तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों? इतिहास में फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसने पूरे विश्व इतिहास को बहुत कुछ सिखाया है। कैसे सिखाया है? तो ये बात है हमारी लेट 18th सेंचुरी की। फ्रेंच रेवोल्यूशन कहानी है लेट 18th सेंचुरी का। यही लेट 18th सेंचुरी में जो गतिविधियां हुई, खास करके अमेरिकन रेवोल्यूशन और उसके बाद फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, इसने लोगों को और पूरे विश्व के उस समय के जितने भी देश थे उसको बहुत कुछ सिखाया। सच मानिए तो इसने लोगों की ताकत को बताया। व्हाट इज पीपल स्ट्रेंथ, और पीपल की ताकत, लोगों की ताकत क्या कर सकती है, ये दिखाया फ्रेंच रेवोल्यूशन ने, अमेरिकन रेवोल्यूशन ने। या इसके पहले तक पूरे विश्व में राजतंत्र का बोलबाला था, मोनार्की सिस्टम चला करता था, फ्यूडल सिस्टम चला करता था। इसका अंत होता है इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के तहत, खास करके फ्रांस में मोनार्की, एब्सोल्यूट मोनार्की का अंत होता है। ओके, और उसके बाद आपको फ्यूडल सिस्टम का अंत होता है। फ्यूडल सिस्टम का मतलब सामंतवादी, जहां एक लैंडलॉर्ड हुआ करता था और कुछ लोगों को वो अपनी ज़मीन पर काम करने के लिए देता था और लोग उसकी सेवा में लगे रहते थे हमेशा। उनका वो शोषण किया करता था, हर तरह के काम उनसे करवाया करता था, ठीक है। ज़मीन किसानों की होती थी लेकिन उस पर राज इन फ्यूडल लोगों का होता था, फ्यूडल्स का होता था। ओके, तो इस कुव्यवस्था को इस फ्रेंच रेवोल्यूशन ने समाप्त किया था। तो कैसे समाप्त किया और इसकी शुरुआत कैसे हुई, इस कहानी को हम लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए,
टुडे वी ऑफन टेक द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी ऑफ फॉर ग्रांटेड। सीधी सी बात है, हमारे समाज में आप इन चीज़ों को होता हुआ देख सकते हैं। हमारे लिए आज़ादी का महत्व या फिर इक्वालिटी का महत्व आज वो नहीं रह गया है शायद, और अगर रह भी गया है तो हम उसको उस तरीके से नहीं लेते हैं जिस तरीके से एक्चुअली में ये है। और लिबर्टी, फ्रीडम और इक्वालिटी पाने के लिए कितने संघर्ष हमें करने पड़े और कितने सदियां लग गई इसको करने के लिए, ये शायद हमारे जनरेशन इस बात को कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि उतने अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा भी है कि टुडे वी ऑफन टेक द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर ग्रांटेड, ग्रांटेड ले लेते हैं इस चीज को। बट वी नीड टू रिमाइंड अवरसेल्फ दैट दीज आइडियाज ऑल्सो हैव अ हिस्ट्री। ओके, द फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द एंड ऑफ मोनार्की इन फ्रांस, एज आई सेड बिफोर। अ सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिविलेजेस, ओके, सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिविलेज, एक ऐसा समाज जो विशेषाधिकारियों पर बेस्ड था। विशेषाधिकार मतलब समाज के कोई खास वर्ग को ही अधिकार मिले थे, बाकी सारे वर्ग जो थे वो वंचित थे उस अधिकार से, और वो विशेषाधिकार वाले लोग बाकी लोगों पर शोषण किया करते थे। तो इसका अंत होता है एंड इट गेव अ वे टू अ न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, और इसको अंत करते हुए एक नई प्रशासन की व्यवस्था को ये स्थापित करता है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ नोट करना चाहिए, ये यूपीएससी के लिहाज से है, बिकॉज बेस तैयार नहीं होगा, कहानी तैयार नहीं होगी, तो फिर आपके उत्तर उतने अच्छे नहीं लिखा पाएंगे। You always need to have a story and a story base to write any explanation or to understand any fact. Okay, so please focus on the lines. The Declaration of the Rights of Man during the Revolution announced the coming of a new time. ये जो Declaration of Rights उस समय में हुआ था, राइट्स किसके? तो मानव अधिकार, मानवों के, इस रेवोल्यूशन के द्वारा, ये एक आने वाले समय के एक आहट थी। Okay, the idea that all individuals had rights and could claim equality became part of a नी लूंगा जो पॉलिटिक्स। ठीक है, यह आइडिया कि हर एक इंडिविजुअल के अपने राइट होते हैं और उनको अपने इक्वालिटी को क्लेम करना चाहिए, ये राजनीति की एक नई भाषा बन गई थी। एंड दीज नोशंस ऑफ इक्वालिटी एंड फ्रीडम इमर्ज्ड एज द सेंट्रल आइडियाज ऑफ न्यू एज। ओके, ये इक्वालिटी और फ्रीडम के जो आइडियाज थे, ये जो नोशंस थे, ये एक सेंट्रल आइडिया बन गया हमारे एक नए जमाने के लिए, नए एज के लिए। लेकिन अलग अलग देशों में इन चीज़ों को, इन विचारों को अलग अलग तरीके से लिया गया था और अलग अलग तरीके से इन पर काम की गई थी। द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स इन इंडिया एंड चाइना, अफ्रीका, साउथ अमेरिका प्रोड्यूस्ड आइडियाज दैट वर इनोवेटिव एंड ओरिजिनल। ओके, बट दे स्पोक in a language that gained currency only from the late 18th century। ठीक है, जो हमारे देश में, भारत में, साथ साथ चाइना, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इनमें जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स बने थे, एंटी कॉलोनियल मतलब अगेंस्ट दिस ब्रिटिश, ओके, ये जो मूवमेंट्स हुए थे, उनके भी जो ये आइडियाज थे वो कुछ ना कुछ मानव अधिकारों से ही संबंधित थे। आइडियाज दैट वर बेस्ड ऑन इक्वालिटी, आइडियाज दैट वर बेस्ड ऑन फ्रीडम। ठीक है, और एक इनोवेटिव तरीके से इन आइडियाज को इम्प्लीमेंट किया गया था। लेकिन सीख कहाँ से मिली थी? तो सीख हमें पीछे से मिली थी। कहाँ से? इसी लेट 18th सेंचुरी से। इसी लेट 18th सेंचुरी में दो खास इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, जैसा मैंने पहले बताया। पहला है अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड दूसरा है फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, सुना? तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरा बेस आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग मुख्य कहानी की ओर बढ़ते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरफ। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789, ये एनसीईआरटी के नोट्स हैं। ओके, तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789, द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी एंड रूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स। 14 जुलाई 1789, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है। इस डेट को आप कभी नहीं भूलिएगा इतिहास में। ओके, इट हैज़ अ स्टोरी टू टेल। तो 14 जुलाई 1789 को पेरिस एक अलार्मिंग स्टेट में था। राजा ने अपने ट्रूप्स को ऑर्डर दे दिया था शहर में मूव करने के लिए, और ये अफवाहें थी कि शायद वह अपने इन ट्रूप्स को लोगों पर फायर करने का ऑर्डर भी जल्दी दे दे। इसके रिएक्शन में
लगभग 7,000 मेन एंड वुमेन दे गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल एंड दे डिसाइडेड टू फॉर्म अ पीपल्स मिलिशिया। ठीक है, इसके राजा के इस निर्णय के रिस्पॉन्स में 7,000 मेन एंड वुमेन टाउन हॉल में इकट्ठा होकर के उन्होंने पीपल्स मिलिशिया का फॉर्मेशन किया एंड दे ब्रोक इनटू नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। चूंकि ये खतरा था, ये बातें उड़ चुकी थी कि शायद राजा के जो सिपाही लोग हैं वो लोग आकर के गोली चलाना शुरू कर देंगे, मारना शुरू कर देंगे, तो उसके लिए लोगों को भी लड़ना पड़ेगा। एंड सो दे ऑल ब्रोक इनटू नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स, ओके, हथियारों की तलाश में। एंड फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी, स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन द बैस्टिल। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ये। एक प्रिजन हुआ करता था, इसको इट वाज अ फोर्ट्रेस बट वाज यूज्ड एज अ प्रिजन। ठीक है, एंड उस पर उसने आक्रमण किया, लोगों ने आक्रमण कर दिया, क्योंकि ये एक गुस्से का केंद्र था। इट वाज अ सिंबल ऑफ हेट फॉर पीपल। ठीक है, ये हेट क्यों करते थे? क्योंकि ये जो बैस्टिल प्रिजन था ये रिप्रेजेंट करता था डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। डेस्पोटिक मतलब निरंकुश, राजा की जो निरंकुश ताकत था, निरंकुश शक्ति थी, उसका यह प्रतिनिधित्व करता था बैस्टिल। लोगों को कैद कर दिया जाता था इसमें। ठीक है, इसलिए इसके प्रति जो क्रोध था लोगों के मन में, उस क्रोध को लोगों ने उस दिन यूटिलाइज किया और इस फोर्ट्रेस में घुस करके इस बैस्टिल को तोड़ के तबाह कर दिया। ओके, और उनको ये भी लगा था कि शायद यहाँ पर इस प्रिजन में कुछ एम्यूनेशन छिपा करके रखे गए हैं, उनको इकट्ठा करने के लिए भी ये लोग इस फोर्ट्रेस में घुसते हैं। फोर्ट्रेस में युद्ध होता है और फोर्ट्रेस का जो कमांडर होता है वो मारा जाता है वहां पर। ठीक है, और लगभग 7 प्रिजनर्स को रिहा किया जाता है। येट द बैस्टिल वॉज हेटेड बाई ऑल, इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। लोगों के द्वारा ये हेट किया जाता था और किंग के निरंकुश ताकत का ये प्रदर्शन करता था। फोर्ट्रेस वर डेमोलिस्ड एंड इट्स स्टोन फ्रैगमेंट्स वेर सोल्ड इन द मार्केट्स। आप देख सकते हैं कि ये क्रोध कितना ज़्यादा था इस फोर्ट्रेस के प्रति कि फोर्ट्रेस को तोड़ दिया गया और इसके जो स्टोन फ्रैगमेंट्स थे उनको मार्केट में बेचा गया उन लोगों को जो चाहते थे टू कीप ए सोवेनियर ऑफ इट डिस्ट्रक्शन। एक याद के तौर पर इसको रखना चाहते थे, बचा के रखना चाहते थे, एक कि भाई चलो ऐसा हमारा ये फोर्ट्रेस टूटा है, उसको एक याद बना के रखना चाहते थे। ठीक है, ये गुस्सा था लोगों का, राइट। तो यहाँ से हमको समझ में आता है कि एक इवेंट है ये 14 जुलाई 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक इवेंट है। ठीक है, यहाँ से एनसीईआरटी किताब में इस चीज़ को शुरुआत किया गया है आपको ये सारी बातों को समझाने के लिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि 14 जुलाई 1789 को इस तरह से लोग के मन में आक्रोश बढ़ गया। वो बैस्टिल पे हमला कर दिए, उसको तोड़ दिए, 7 प्रिजनर्स वहाँ से निकाल लिए, कमांडर मारा गया। तो कोई भी चीज़ इतिहास में अचानक से नहीं होती है, इतिहास में नहीं, इनफैक्ट कोई भी चीज़ प्रेजेंट लाइफ में भी आपके अचानक से नहीं होती है। हर चीज़ के पीछे एक कहानी छिपी होती है। नथिंग हैपन्स इंस्टेंटली, देयर इज ऑलवेज अ स्टोरी बिहाइंड एनीथिंग दैट हैपन्स टुडे, ओके, or that happens, whatever happens at this moment, there is a story behind it, so you must understand the story, okay। तो ये 14 जुलाई 1789 एक बस एक इवेंट है, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है ये समझना आवश्यक है। सो नाउ let us understand the background behind this story. What is the background? The days that followed saw more writing both in Paris and countryside. Most people were protesting against high price of bread. Much later, when historians look back upon this time, they saw it as beginning of chain of events that ultimately led to the execution of the king in France. Okay, though most people at that time did not anticipate this outcome, how and why this happened. जो ये 14 जुलाई 1789 की घटना थी, उसके बाद भी बहुत सारे राइटिंग के इवेंट्स होते रहे, वहाँ पर इंसिडेंट्स होते रहे पेरिस में और पेरिस के आसपास के इलाकों में। बहुत सारे लोग ब्रेड के हाई प्राइस के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे और इसके बाद जब इतिहासकार ने भी इन घटनाओं के ऊपर देखा तो तो इतिहासकार इसको दे सॉ इट एज द बिगिनिंग ऑफ ए चेन ऑफ इवेंट्स। ठीक है, एक चेन ऑफ इवेंट्स के तौर पर देखा जो फाइनली जाके कहाँ अंत होता है, तो एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस, मतलब फ्रांस का किंग का एग्जीक्यूशन किया जाता है, मतलब उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। ऐसी कहानी है। तो देख रहे हैं कि शुरुआत कैसे हो रही है इस घटना की और फिर फाइनल इसका अंत कहाँ हो रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हाउ एंड व्हाई दिस हैपन। इस कहानी को हम लोग अब फाइनली समझेंगे।
कि क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। चूंकि यह एक सामाजिक घटना है और समाज में हो रही कोई भी घटना सामाजिक व्यवस्थाओं के कारण ही होती है। जब तक हमें सामाजिक व्यवस्था समझ में नहीं आएगी तो कोई भी समाज में हो रही घटनाओं के बारे में हम पूरी जानकारी नहीं ले सकते हैं, वो कैसे हुआ और क्यों हुआ इसकी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए फ्रेंच सोसाइटी उस समय कैसी थी, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था क्या थी, लोगों के पास कितने अधिकार थे, लोगों को क्या काम करना पड़ता था, समाज किस तरह से डिवाइडेड था, लोगों को क्या परेशानियां थी, इन चीज़ों को समझना आवश्यक है। तभी समझ में आएगा कि आखिर लोग 14 जुलाई 1789 को इतने आक्रोशित क्यों हो गए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी एंड अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ दिस होल इवेंट। तो इन 1774 लुईस 16 ऑफ बर्बन फैमिली, लुईस 16, ओके, बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था लुईस 16, ascended the throne of France, इसने फ्रांस की गद्दी को संभाला। He was 20 years old and married to Austrian princess Marie Antoinette, ओके, जिस समय इसने गद्दी को संभाला था वह उस समय 20 साल का था और इसकी शादी एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट के साथ हो चुका था। एंड अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी, और जब ये गद्दी को संभाला तो ये देखता है कि उसका जो ट्रेजरी है वो खाली है। क्यों खाली है, इसके पीछे भी कुछ कारण रहा होगा। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस, लंबे वर्षों के युद्ध ने फ्रांस के सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज को समाप्त कर दिया था। ये युद्ध किसके साथ, तो ये युद्ध फ्रांस जो था अक्सर युद्ध में इन्वॉल्व रहा करता था। खास करके इसने क्या किया था उस समय में कि अमेरिकन रेवोल्यूशन, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अमेरिकन रेवोल्यूशन 1775 से 1783 तक जो चल रहा था उस वक्त, ठीक है, 1775 टू 1783 डेट को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें फ्रांस ने अमेरिका का साथ दिया था उसको ब्रिटिश के कॉलोनीज से फ्री करने के लिए, राइट। तो उसमें उस वॉर में इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, उस वॉर में इसके पैसे खर्च हुए थे, ओके। So added to this was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles. ये वॉर में तो खर्चा हुआ ही, साथ में क्या हुआ, साथ में इसका जो पैलेस था वर्साइलिस का, जो ग्रैंड पैलेस था इसमें, उसको मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता था, ठीक है। तो हमें दूसरा कारण मिलता है कि ये ट्रेजरी जो एम्प्टी हुआ, इसके दो कारण अभी समझ में आए। पहला कि लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर किसके साथ, तो ब्रिटिश के साथ, किस लिए, तो अमेरिकन कॉलोनीज को फ्री करने के लिए, ओके। और उसके बाद दूसरा इसका पैसा कहाँ गया, तो कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साइली। उसके बाद क्या हुआ, ये दूसरा कारण हुआ। अंडर लुईस 16 फ्रांस हेल्प 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी दैट वाज ब्रिटेन, ठीक है। द वॉर एडेड मोर देन $1 बिलियन लिवरेज। लिवरेज क्या था, तो उस समय का करेंसी हुआ करता था, किसका, तो फ्रांस का करेंसी हुआ करता था। इसको 1794 में समाप्त किया गया, ठीक है। इस करेंसी को का यूज खत्म किया गया 1794 में, इस डेट को भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। टू अ डेब्ट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 बिलियन लिवरेज, ठीक है। इस वॉर ने काफ़ी ज़्यादा डेप्ट में ले आया था फ्रांस की पूरे सरकार को, फ्रांस के पूरे देश को। और उसके बाद जो लेंडर्स थे, जिन्होंने कुछ पैसे दिए थे हेल्प करने के लिए, हु गेव द स्टेट क्रेडिट, नाउ बिगैन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स। जिन्होंने मदद किया था इस वॉर में फ्रांस के सरकार का युद्ध लड़ने के लिए, अब वो अपने लोन के ऊपर 10% का इंटरेस्ट चार्ज करने लगे थे, ठीक है। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज ऑब्लाइज्ड टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स अलोन। इसलिए फ्रांस की गवर्नमेंट मजबूर हो गई थी कि वह अपने बजट का मैक्सिमम पैसा जो था वो इंटरेस्ट को चुकाने में दे रही थी। तो कोई भी चीज़ इंटरेस्ट को चुकाने में अगर हमारा मैक्सिमम पैसा जाएगा तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे करके ये सिचुएशन कंटिन्यू रहा एंड द ट्रेजरी ऑफ किंग गॉट एम्प्टी, ओके। तो ये पूरे कारण है कि किसके कारण ये जो किंग था उसकी जो ट्रेजरी थी वो एम्प्टी हुई थी। फर्स्ट कारण द वॉर, सेकेंड रीजन कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द पैलेस ऑफ वर्साइली, उसके बाद फिर लोन चुकाना,
ठीक है, पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो ये 3 मुख्य कारण हो गए। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। टू मीट दिस रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, द कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स, यूनिवर्सिटी, स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज इट्स टैक्सेस। और ये हालत हो गई कि अपने मुख्य चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, जैसे कि आर्मी या फिर अपना कोर्ट या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स को चलाना, यूनिवर्सिटीज़, इनको चलाने के लिए सरकार को मजबूरन लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ाना पड़ा। ठीक है, टैक्स बढ़ाना पड़ा। टैक्स आज भी हमारे जहन में अगर टैक्स आता है, टैक्स बढ़ गया, तो लोग थोड़े से बेकाबू हो जाते हैं, ये समझने लगते हैं कि ये टैक्स क्यों बढ़ गया, टैक्स क्यों बढ़ गया। तो आप सोचो उस समय क्या स्थिति हुई होगी। आज तो हम सबकी इकोनॉमिक स्थिति पहले की तुलना में बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी आज भी अगर टैक्स 0.5 या 0.3 या 0.1% भी अगर थोड़ा सा भी बढ़ता है तो हम सभी को कान खड़ा हो जाता है। तो उस समय क्या स्थिति हुई होगी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यू मस्ट फोकस ऑन दिस इंक्रीज ऑफ टैक्स, ठीक है, टू अंडरस्टैंड द स्टोरी। एंड येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफाइस्ड। तो लेकिन ये भी काफ़ी नहीं था, क्योंकि पैसे इतने ज़्यादा रिक्वायर्ड थे कि वो टैक्स को बढ़ाने से भी उतना फुलफिल नहीं हो सकता था सरकार को, कि स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी, राइट। सो द फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स, ठीक है, एंड ओनली मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट पे टैक्सेस। अब देखिए ये क्या बात है कि टैक्स तो एक तरफ बढ़ाता है, लेकिन फिर जब हम फ्रेंच सोसाइटी के बारे में बात करें, जो स्थिति थी उसकी 18th सेंचुरी में, वो ये थी कि वो 3 भागों में बटी थी, 1 2 3। यहाँ आप इस डायग्राम में इस विभाजन को देख सकते हो। ठीक है, ये फर्स्ट ई स्टेट है जिसमें क्लर्जी है, ये सेकंड ई स्टेट है जिसमें नोबिलिटी वर्ग है, थर्ड ई स्टेट में बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर, एटीसी, एंड उसी थर्ड ई स्टेट के सेकंड वाले में पीजेंट्स एंड आर्टिजन है, एंड देन थर्ड कम्स द स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस लेबर एंड सर्वेंट्स। तो टैक्स से ये लोग वंचित थे, ये लोग वंचित थे, इनको टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं थी, दे वर टैक्स फ्री। जो थर्ड ई स्टेट वाले लोग थे, दे यूज टू पे टैक्सेस। ओके, तो हो गया ना डिफरेंस क्रिएट सोसाइटी में, ये टैक्स फ्री और इस पे टैक्स लगा हुआ है, तो यहां से लोगों में आपसी मतभेद होना शुरू होता है। तो ये टैक्स की कहानी है आपको। द सोसाइटी ऑफ ई स्टेट्स वॉज पार्ट ऑफ फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू मिडिल एजेस। ठीक है, ये जो ई स्टेट्स की जो सोसाइटी बनी थी, ये 3 ई स्टेट में, ये फ्रांस में आज से नहीं था, दैट वाज अ पार्ट ऑफ फ्यूडल सिस्टम। और ये फ्यूडल सिस्टम कब से है, तो लगभग मिडिल एजेस। मिडिल एजेस कहने का मतलब हो गया लगभग समझ लो कि 5th से लेके 15th सेंचुरी। ठीक है, 5th to 15th सेंचुरी ये मिडिल एज आता है। तो फ्यूडल सिस्टम जो था वो लगभग इतने समय से चल रहा था यहाँ पर। ठीक है, द टर्म ओल्ड रिजाइम इज यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। इसलिए चूंकि 1789 में एक रेवोल्यूशन होता है ना, तो रेवोल्यूशन होता है तो एक क्रांति आती है, मतलब एक नयापन आता है। तो 1789 के पहले के जो फ्रांस के जो भी इंस्टीट्यूशंस है, या उसके लिए खास एक टर्म का यूज होता है, उसको बोलते हैं ओल्ड रिजाइम, मतलब पुराना शासन। ठीक है, जो मिडिल एजेस से लगभग चालू हुआ था, और वही सारे सिस्टम्स को कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा था फ्रांस में। तो पीजेंट्स मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। अब देखिए कहानी क्या है कि पीजेंट्स जो यहाँ है हमारे थर्ड ई स्टेट में आते हैं, वही टोटल पॉपुलेशन का कितना हिस्सा थे, 90%। ओके, कितना बड़ा हिस्सा है आप समझ सकते हैं। हाउएवर ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन द लैंड दे कल्टिवेटेड। लेकिन इस 90% में से बहुत कम ही ऐसे थे जिनकी अपनी ज़मीन थी, और उस अपनी ज़मीन पर वो खेती करते थे। ठीक है, यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, द होल सिचुएशन दैट इज गोइंग ऑन। ठीक है, किस तरह से ये सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, आपको हिंट मिल रहा होगा कि ये सिचुएशन कहाँ जाने वाला है। पहले बात हम लोगों ने किया कि फ्रांस की जो गवर्नमेंट की जो ट्रेजरी थी वो पूरी तरह से खाली थी। खाली क्यों थी, उसके सारे कारण हमने समझ लिए। उसके बाद उस अपने खर्च को पूरा करने के लिए, जो इंटरेस्ट पेमेंट था उसको पूरा करने के लिए, और अपने सारे खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार ने जो मेन काम किया था वो क्या कर दिया, टैक्स बढ़ा दिया था। टैक्स तो बढ़ा दिया था, लेकिन देखो टैक्स किस पे लग रहा था, तो टैक्स सिर्फ लग रहा था मेंबर ऑफ द थर्ड ई स्टेट, बस इन्हीं के ऊपर। ये जो 2 थे उन पे कोई टैक्स नहीं लग रहा था। तो ये दैट स्टार्टेड द स्टोरी ऑफ डिफरेंस। ठीक है, यहाँ से आपसी मतभेद, समाज में आपसी मतभेद की कहानी शुरू होती है। ये कोई 1 साल या 2 साल की बातें नहीं है, कई जमाने से ये चीज़ चल रहा था। इसलिए इस ओल्ड डिज़ाइन को बात कहा गया है, दिस ओल्ड डिज़ाइन,
इसमें जो कुछ भी इंस्टीट्यूशन थे, सोसाइटी की जो व्यवस्था थी, वो सब मिडिल एजेस में जो चीज़ें हो रही थी तब से कैरी ऑन हो रहा था इसमें। ठीक है, तो कितना लंबा ये आप समझ सकते हैं कि ये लोगों के मन में आक्रोश कब से ये पनप रहा था। तो कभी ना कभी तो ये फूटेगा, तो फूटा था 1789 में। ओके, और उसके बाद फिर ये फ्यूडल सिस्टम था जो मिडिल एजेस से कंटिन्यूड था वहाँ पर। ओके, सो नाउ लेट्स मूव अहेड। अबाउट तो 90% पॉपुलेशन क्या था, पीजेंट्स का था। अब देखो क्या है एक और डाटा, उससे समझने में और मिलेगा, आसानी होगी। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय नोबल्स। ठीक है, नोबल जो सबसे हायर क्लास में आते थे। नोबल का, नोबिलिटी का मतलब होता है दोज ग्रुप ऑफ पीपल हु बिलोंग टू द हाईएस्ट क्लास ऑफ द सोसाइटी। जैसे कि इंग्लैंड में ड्यूक्स हैं, डचेज हैं, हमारे भी देश में जैसे पुराने ज़माने में राजा, महाराजा, धीराजा, ये तो टाइटल्स मिले होते थे लोगों को। दे यूज टू बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ नोबिलिटी और नोबल्स। ठीक है, तो 60% ऑफ द जो लैंड था वो बिलोंग करता था नोबल्स को, चर्च को और दूसरे रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट को। The members of the first two estates, that is, the clergy and the nobility, enjoyed certain privileges by birth. अब ये देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। privileges by birth किनको मिला हुआ था, क्लर्जी को मिला था और नोबिलिटी को मिला था। ठीक है, क्लर्जी मतलब जो चर्च में जो पूजा पाठ कराने वाले जो पंडित होते हैं, पादरी होते हैं, फादर होते हैं, उनको क्लर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो उन लोगों को प्रिविलेजेस मिला था बाय बर्थ, मतलब जन्म से ही उनको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त था। जैसे कि हमारे देश में राजा का बेटा राजा बनेगा, ये जो सिद्धांत है एक तरह से यही प्रिविलेजेस बाय बर्थ का सिद्धांत है। अब नहीं है, पहले था ऐसा। ठीक है, तो सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वाज एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस। और उन प्रिविलेजेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट था उसमें शामिल कौन सा था, एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेस। टैक्स इनको नहीं देना था, मैंने पहले ही बता दिया इस बात को। तो ये एक स्पेशल राइट इनको मिला था, एक विशेष अधिकार मिला हुआ था। इसके अलावा और कौन सा चीज एंजॉय करते थे वे लोग, तो दी नॉबल्स फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस लाइक फ्यूडल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पीजेंट्स। ठीक है, किसानों से ये फ्यूडल ड्यूज लेते थे। ठीक है, और पीजेंट्स वेर ऑब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड। और इन फ्यूडल लॉर्ड्स को पीजेंट, जो किसान, जो छोटे किसान थे, वो इनको सर्विस देने पे मजबूर थे। और इनका सर्विस क्या होता था, टू वर्क इन हिज हाउस एंड फील्ड्स, टू सर्व इन द आर्मी एंड टू पार्टिसिपेट इन द बिल्डिंग रोड्स। इनकी स्थिति दयनीय थी पीजेंट्स की। वैसे देखा जाए तो किसी भी समाज में, चाहे वो आज का समाज हो, मिडिल एजेस का समाज हो, ये पीजेंट्स की स्थिति हमेशा से दयनीय ही रही है। ठीक है, इसके उचित कारणों को तो पूरी अभी तो नहीं इसके ऊपर चर्चा की जा सकती, लेकिन वर्तमान हालात में भी यही स्थिति है। आज भी जो हमारे जो लॉकडाउन का जो स्थिति चल रहा है, तो इसमें जो सबसे सफर्ड लोग हैं वो यही पीजेंट्स लोग हैं, जो छोटे मजदूर लोग हैं, जो मजदूर किसान वर्ग है, ये सबसे ज़्यादा अभी तकलीफ में है। तो हमारे मॉडर्न ज़माने में भी यही कहानी है, पुराने इतिहास के सोसाइटी की व्यवस्था में भी यही कहानी है। ठीक है, द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टाइट्स फ्रॉम द पीजेंट्स। चर्च भी टैक्स लेता था। ठीक है, टाइट्स का मतलब होता है दशमशांश, मतलब कमाई का 10वां भाग, ये वसूल किया जाता था पीजेंट से। एंड फाइनली ऑल द मेंबर्स ऑफ थर्ड एस्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। और ये टाइट्स तो चर्च लेता ही था, इसके साथ साथ स्टेट को टैक्स भी देता था। आप स्थिति समझिए, क्या गंभीर स्थिति हो रही है यहाँ पर लोगों की। ठीक है, आपके साथ ऐसा कर दिया जाए तो शायद 2 दिन में भड़क जाओ आप लोग। इनके साथ वर्षों से हो रही थी ऐसी बातें। ओके, तो चर्च भी एक तरफ टैक्स ले रहा है और दूसरी तरफ स्टेट भी अपना टैक्स ले रहा है, जो समाज के सबसे निम्न वर्ग के लोग हैं उनसे। इसके अलावा उस टैक्स में और क्या क्या इंक्लूडेड था, तो इंक्लूडेड डायरेक्ट टैक्स। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइल, यूपीएससी भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट वाज टाइल। ठीक है, तो इट वाज अ डायरेक्ट टैक्स, ये एसोसिएट कर लेना, टाइल मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन, डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, and a number of indirect taxes which were levied on articles of everyday consumption like salt or tobacco। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कुछ डायरेक्ट टैक्स भी उस समय लिए जाते थे और कुछ इनडायरेक्ट टैक्स भी लिए जाते थे। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स का जो नाम है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए ये आप नोट कर लीजिएगा, एसोसिएट कर लीजिएगा कि टाइल का नाम किससे है, टाइल्स का नाम किससे संबंधित है, किस चैप्टर से, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से संबंधित है। टाइल क्या था, तो एक डायरेक्ट टैक्स था। टाइल्स क्या था, तो चर्च के द्वारा एक्सट्रैक्ट किया गया एक टैक्स था। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो याद रखना बेहद ज़रूरी है आपको। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो कुछ इन दोनों में कि दोनों कौन कौन थे। ओके,
तो डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट ये वसूला जाता था। और द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वाज बोर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोन, है ना। ये जो बर्डन था टैक्स का और इस फाइनेंशियल एक्टिविटी को कैरी ऑन करने का, जो टैक्स के माध्यम से पूरा होता था, उसका जो बोझ पड़ा किस पे पड़ा, सिर्फ थर्ड स्टेट पर पड़ा। तो रिवॉल्ट कौन करेगा, थर्ड स्टेट ही करेगा। कैसे करेगा, इसकी कहानी ही पढ़ना है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। ओके, आई होप अभी तक आप लोगों को सारी कहानी समझ में आ रही होगी। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए हैं उन सारे पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा। जैसे फ्यूडल प्रिविलेजेज है, फ्यूडल ड्यूज है, इसके अलावा टाइल है, उसके अलावा आपको ताइट्स है, फिर क्या समाज की स्थिति क्या थी वो समझ लीजिएगा। किस तरह से 90% लोग पीजेंट्स थे, लेकिन मैक्सिमम के पास जब अपनी ज़मीन नहीं थी। 60% जो ज़मीन था वो रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में बिलोंग करता था। ये सारी स्थिति है जो अगर इसका बैकग्राउंड आपको पूरी अच्छी तरीके से पता हो तो शायद आपको ये चैप्टर समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। ओके, सो नाउ लेट्स मूव अहेड। नाउ कम्स द स्ट्रगल टू सर्वाइव। सर्वाइव करने का जो संघर्ष अब शुरू होता है। तो आप देख लिए कि किस प्रकार लोग जो सबसे निचले कैटेगरी के थे वो किस तरह से स्ट्रगल कर रहे थे, संघर्ष में थे, बेचारे लड़ रहे थे, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था, अब उनको संघर्ष करना था। ठीक है, उसकी संघर्ष की कहानी को समझते हैं। तो द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। ठीक है, 1715 में 23 मिलियन से बढ़ करके 1789 में यह 28 मिलियन हो गया। एंड दिस led to a rapid increase in the demand of food grains. पॉपुलेशन बढ़ेगा तो फूड ग्रेन्स का डिमांड बढ़ेगा, लेकिन प्रोडक्शन उतना नहीं था कि वह पॉपुलेशन के बढ़ने के हिसाब को मेंटेन करके बराबर हो सके। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। तो इससे क्या होगा, जब प्रोडक्शन और डिमांड बराबर पे नहीं आएंगे तो क्या होगा, दाम बढ़ेगा। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट, ठीक है, प्राइस ऑफ ब्रेड, ब्रेड क्या था, एक स्टेपल डाइट था, मुख्य आहार था यहाँ का, ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली। मोस्ट वर्कर्स वेर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन वर्कशॉप हुज ओनर फिक्स देयर वेजेस। अब देखो, एक तरफ वेजेस फिक्स्ड है, दूसरे तरफ दाम बढ़ते जा रहा है, तो स्थिति तो भयावह हो जाएगी ना। हाँ, मान लेते हैं कि आप 100 रुपया कमाते हो और ये फिक्स्ड है। आज आप 20 रुपए में कोई सामान खरीद लेते हो, लेकिन नेक्स्ट मंथ में यही इसी 20 रुपए के चीज का दाम अगर 60 रुपए हो जाए और आपका 100 रुपया ही इनकम रहे, तो आपके टोटल बजट पर कितना भारी असर पड़ेगा ये आप समझ सकते हैं। क्योंकि इस 20 रुपए के अलावा और भी तो एक्सपेंसेस होंगे, तो इस 20 रुपए के अलावा अब आपको 60 रुपए देना पड़ रहा है, बाकी सारे खर्च आपको 40 रुपए में, तो बाकी सारी चीजों का भी तो दाम बढ़ गया होगा। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन व्हाट इट वाज। ठीक है, सो द प्राइस ऑफ ब्रेड, ये स्टेपल डाइट था, बढ़ गया। सारे मैक्सिमम जो वर्कर्स थे वो लेबरर्स के तौर पर वर्कशॉप में एम्प्लॉयड थे, जिसके ओनर ने उसके वेजेस को क्या कर रखा था, फिक्स करा। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइस। राइज इन प्राइस के साथ ये जो वेज था वो बराबरी नहीं कर सका, वेज फिक्स था, प्राइस बढ़ता चला गया। इसलिए गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड, और ऐसे ही बढ़ता है गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच। ठीक है, थिंग्स बिकेम वर्स whenever drought or hail reduced the harvest। और जब भी ड्रॉट पड़ता था या फिर ओले पड़ते थे तो हार्वेस्ट घट जाता था। अब हार्वेस्ट घटता था तो ऐसे लोग और भी ज़्यादा परेशान हो जाते थे, उनकी जो भी छोटी मोटी कमाई होती थी वो भी नहीं होती थी। किसान सबसे ज़्यादा नुकसान झेलता था, और ये अक्सर होता था, ये स्थिति कंटिन्यूड प्रोसेस में होती रही थी फ्रांस में। ओके ना, इट वाज कॉमन फेनोमेना कि एक तो गरीबी, ठीक है, ये सारे कारणों से जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी सरकार की, जो हम देख रहे हैं टैक्स बढ़ाने का और सिर्फ लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को टैक्स देना है, ये सिस्टम, और उसके बाद फिर पॉपुलेशन का बढ़ना, प्राइस का बढ़ना। ओके, तो ये लगातार जो ये सिचुएशन होता रहा, उसके साथ साथ ये ड्रॉट आना और हार्वेस्ट का घट जाना, ये सारे नुकसान पे नुकसान जुड़ते जा रहे थे। तो इसके कारण क्या हुआ, दिस लेड टू अ सिचुएशन कॉल्ड सबसिस्टेंस क्राइसिस। ठीक है, निर्वाह करने पर आफत आ गई, बेसिक निर्वाह। सबसिस्टेंस क्राइसिस का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सिचुएशन जहां आप बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड को भी फुलफिल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एंड दिस कंटिन्यूड and this was a regular phenomenon in France during those times। ठीक है ना, that occurred frequently in France during older time।
1789 के पहले। ओल्ड रिजाइम का मतलब हमेशा समझिएगा 1789 के पहले वाला शासन या पहले वाला काल। ओके, यू अंडरस्टूड ऑल दिस? ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब ये सारे सिचुएशन को समझने के बाद हमें इतना पूरा समझ में आ गया, कहानी तैयार हो चुकी है, बैकग्राउंड तैयार हो, सिचुएशन समझ में आ गया कि क्या सिचुएशन था। उसके बाद किस तरह से लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो थी वो पूरी तरह से ग्रसित हो चुकी थी, वो पूरी तरह से संघर्ष में आ चुकी थी, कोई नहीं था उनका लड़ने वाला। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ऐसा नहीं है कि वे लोग बस चुपचाप सुन रहे होंगे इस काम को और कुछ नहीं कर रहे होंगे। ये पक्का है कि कुछ ना कुछ संघर्ष वे लोग ज़रूर किए होंगे, लेकिन प्रॉपर लीड नहीं होने की वजह से, प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं होने की वजह से, ताकत नहीं होने की वजह से ये लोग जीत नहीं पाए अपने कोई भी प्रोग्राम को, कैरी ऑन प्रोग्राम के द्वारा। ठीक है, तो हर किसी को एक लीडर की आवश्यकता होती है और हर कुछ का एक अंत होता है और अंत करने वाला कहीं ना कहीं से जन्म लेता है। तो देखिए, इस फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी जो ये सोसाइटी थी, जो समाज की व्यवस्था थी, एक तरफ हम देख रहे हैं सबसे अपर सेक्शन की जो कहानी है, जिसमें आपको नोबिलिटी है, जिसमें आपको क्लैर्जी है। ठीक है, दूसरी तरफ हमने अभी पढ़ा है जो सबसे लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जिसमें आपको पीजेंट्स है, उसके बाद आपको लैंडलेस लेबरर्स हैं। ठीक है, ऐसे क्लासेस हैं। अब इन दोनों के बीच के इस गैप को फुलफिल करने के लिए, इसको हटाने के लिए और इसको बढ़ाने के लिए जो हमारा मिडिल क्लास है, इसकी एंट्री होती है। ठीक है, उस वक्त अब ये मिडिल क्लास ने क्या रोल प्ले किया इस फ्रेंच रेवोल्यूशन में, इस कहानी को हमको समझना है। ओके, सो इन द पास्ट peasants and workers had participated in revolts against increasing taxes and food scarcity। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि संघर्ष इन्होंने जरूर किया था, बट दे लैक द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स। ठीक है, सीधी सी बात है, गरीब है तो उनके पास फुल फ्लेज प्रोग्राम नहीं होगा और बहुत सारे साधनों में उनको साधनों की कमी होगी जो उनके उस प्रोग्राम को कैरी आउट कराने के लिए सक्सेसफुली वो काफ़ी नहीं था। दैट वुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोशल इकोनॉमिक ऑर्डर। सो now this was left to those groups within the third estate who had become prosperous and had access to education and new ideas। तो ये काम सौंपा गया उन लोगों को उसी थर्ड estate वाले में से, जैसा कि हमने अपने पहले वाले स्लाइड्स में एक डायग्राम के थ्रू पढ़ा था। यहाँ पर थर्ड estate है, इस थर्ड estate में हम यहाँ देख रहे हैं कि इसमें बिग बिजनेसमैन भी हैं, मर्चेंट्स हैं, कोर्ट लॉयर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं। ओके, तो ये एक रिचर सेक्शन है जो थर्ड estate में आता है। इसके पास कुछ ना कुछ रिसोर्सेस थे अब, और ये सबसे बड़ी बात, सिर्फ रिच होना ही काफ़ी नहीं होता है। इस सेक्शन के जहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो ये कि दे हैड एक्सेस टू व्हाट, दे हैड एक्सेस टू एजुकेशन। इट मीन्स दे वर एजुकेटेड, और जहाँ शिक्षा होगी वहाँ बदलाव निश्चित है, इसको आप रोक नहीं सकते हैं। ओके, तो कुछ वैसा ही होता है फ्रांस में। तो had access to education and new ideas। The 18th century witnessed the emergence of social groups termed the middle class, who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textiles that were either exported or bought by the richer members of the society। तो ये 18वीं सदी जो था उसने एक नए सोशल ग्रुप के उत्थान को उसने देखा है, और ये नया सामाजिक ग्रुप कौन सा था, तो इसको हम मिडिल क्लास बोलते हैं। और ये मिडिल क्लास क्या करते थे, तो ये अपना वेल्थ कमाने का जो इनका साधन था वो था इनका एक्सपैंडिंग ओवरसीज ट्रेड। ठीक है, ओवरसीज व्यापार जो इनका था, और जो गुड्स मैन्युफैक्चर ये करते थे जैसे कि वुलन और सिल्क टेक्सटाइल, और इनको एक्सपोर्ट किया करते थे, और इनके द्वारा प्रोड्यूस गुड्स जो थे वो रिचर मेंबर ऑफ सोसाइटी के द्वारा खरीदे जाते थे। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों के बीच में, मतलब मिडिल क्लास में और अपर क्लास में, ठीक है, अपर क्लास में इकोनॉमिक लेन देन चालू था। ठीक है, जिसके कारण इसके पैसे इसको मिल रहे थे, ये अपना मेहनत से सामान बनाता और उसको बाहर बेचता, जिसके कारण इसके पास पैसे आए तो मीन्स खुले, है ना, माध्यम खुले इनके लिए। तो एजुकेटेड हुए ये लोग, शिक्षा मिला इन लोगों को, एजुकेटेड हुआ तो ज्ञान आया, अनुभव हुआ। अब ये लोग अब जब समझदार हो गए शिक्षा के बाद, तो फिर अपर क्लास के द्वारा किए गए अत्याचारों को ये लोग समझना शुरू कर दिए, और लोअर क्लास के साथ हो रहे अत्याचारों को भी समझना शुरू कर दिए। सो अब ये मिडिल क्लास दे विल फॉर्म अ, जो गैप क्रिएटेड था
पुअर में और यहाँ पर रिचर सेक्शन में, इस गैप को आप फुलफिल करने का काम ये करेंगे, इस गैप को हटाने का काम ये मिडिल क्लास सोसाइटी करेगी। ओके, कैसे करेगी इसको अब हम लोग समझते हैं। सो इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, द थर्ड एस्टेट इंक्लूडेड प्रोफेशंस सच एज लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। ठीक है ना, तो मर्चेंट्स और मैन्युफैक्चरर्स के अलावा इस थर्ड एस्टेट में जो मिडिल क्लास सोसाइटी था, इसमें कुछ लॉयर्स भी थे शामिल और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी शामिल थे। इसे आप समझ सकते हैं कि दीज पीपल वेर एजुकेटेड, राइट। ओके, ऑल ऑफ दीज वेर एजुकेटेड एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि एजुकेटेड थे इसलिए इस गैप को पूरी तरीके से समझ रहे थे और इस बात को समझ रहे थे कि जो कॉन्सेप्ट फ्रांस में चल रहा है कि एक सेक्शन है अपर क्लास का, नोबिलिटी का, क्लर्जी का, उनको प्रिविलेज बाय बर्थ का अधिकार मिला हुआ है और उस अधिकार का वो बरसों से उसका फायदा उठाते जा रहे हैं। वो उस चीज का खंडन करते हुए इस बात पे बिलीव करते थे कि नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाय बर्थ, राइट। किसी भी समाज को, किसी भी वर्ग को जन्म से विशेषाधिकार लेने का कोई हक नहीं है, ठीक है। बल्कि कहानी क्या होनी चाहिए, सिद्धांत क्या होना चाहिए कि अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट, ठीक है। इंसान, किसी भी व्यक्ति का जो सोशल पोजीशन है, समाज में जो स्थान है, वो उसके मेरिट पर होना चाहिए, ना ही कि जन्म के आधार पर होना चाहिए, ठीक है। ये किसका बिलीफ था? तो ये बिलीफ था मिडिल क्लास का, एंड दिस मिडिल क्लास वाज व्हाट? दिस मिडिल क्लास वाज एजुकेटेड। These ideas, envisaging a society based on freedom and equal laws and opportunities for all, were put forward by philosophers। और ये सारे जो आइडियाज थे, कौन आए थे आइडियाज? तो सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम, ठीक है, और इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, ये सारे सिद्धांत बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। पहला, अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, सबके लिए समान अवसर होना चाहिए। सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम, एक ऐसा समाज जहाँ हर किसी को आज़ादी हो, एक ऐसा समाज जहाँ जो कानून हो वो सबके लिए बराबर हो। ये जो आइडियाज थे, इन आइडियाज को कुछ फिलोसोफर्स ने सामने रखा। उन फिलोसोफर्स में नाम आता है जॉन लॉक का एंड जीन जैक्स रूसो का। उसके बाद इन हिज टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, लॉक साउट टू रेफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। ये जॉन लॉक की एक किताब है, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन का खंडन किया है और उसके बाद फिर एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क का भी क्या किया है? खंडन किया है, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन का मतलब होता है कि जो डिवाइन है, जो सबसे परमात्मा का सिद्धांत जिसको आप बोल सकते हो कि भाई जो सबसे राजा है उसी का तंत्र चलेगा, दिस इज व्हाट यू कैन रिलेट टू डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन। और एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क, कुछ वही बात हो गई कि मोनार्क का ही पूर्ण राज होगा। इन दोनों सिद्धांतों का खंडन किया है अपने इस किताब टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में। किसने किया है? तो जॉन लॉक ने किया है। तो इस किताब का नाम याद रखना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। और जॉन लॉक कौन थे, इसको भी याद रखना जरूरी है। जॉन लॉक का नाम किस रेवोल्यूशन से संबंधित है, इसको भी याद रखना जरूरी है। ये सारे यूपीएससी के क्वेश्चन हो सकते हैं। जॉन लॉक नाम याद रखिएगा, जॉन लॉक, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। कौन थे ये? फिलोसफर थे। कौन सी किताब लिखी? तो टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट लिखा। और क्या किसका खंडन किया इन्होंने? तो डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क का खंडन किया इन्होंने। ओके, नाउ रूसो carried the idea forward, इसी आइडिया को रूसो ने आगे बढ़ाया, proposing a form of government based on social contract between people and their representative, right? अब देखो रूसो का भी एक रिलेशन निकाल के जाता है। अब रूसो का भी नाम किससे संबंधित करोगे तो आप फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेट करेंगे, ठीक है। और रूसो ने कौन सा आइडिया रखा है? तो ही पुट फॉरवर्ड एन आइडिया दैट प्रपोज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, बिटवीन पीपल एंड, ये एक ऐसे सरकार की व्यवस्था के सिस्टम को प्रपोज किया जो लोगों और लोगों के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा बनाई गई सरकार है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, मतलब ये इनडायरेक्ट हिंट कहाँ जा रहा है? ये डेमोक्रेसी के ऊपर जा रहा है। वो डेमोक्रेसी जो आज हम पूरे विश्व में लगभग मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर फॉलोइंग डेमोक्रेसी, ठीक है, आर डेमोक्रेटिक इन अवर वर्ल्ड टुडे, ठीक है। तो ये डेमोक्रेसी के भी सिद्धांत का प्रतिपादन यहाँ से हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये रूसो साहब है जो ये बात कह रहे हैं। तो जॉन लॉक का नाम याद रखिएगा, रूसो का नाम याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ठीक है, ये एक और दूसरी किताब है इन द स्पिरिट ऑफ लॉज। मॉन्टेस्क्यू ये तीसरे हैं फिलोसफर। इन्होंने प्रपोज किया अ डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। हम देख रहे हैं ना, हमारे भी जो भारतीय सरकार के जो प्रशासन तंत्र है,
जो डिवीजन ऑफ पावर है, दैट इज इन दिस प्रेजेंट टाइम, दैट इज बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, तो ये बात की चर्चा कि भाई सरकार में भी जो डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए, डिफरेंट ऑर्गन्स होने चाहिए और उन ऑर्गन्स के पावर डिवाइडेड होने चाहिए, इसका सिद्धांत आज का नहीं है बाबू, इसका सिद्धांत उसी समय का है, लेट 18th सेंचुरी का है ये। ठीक है, जिसको अमल किया गया आने वाले समय में बहुत सारे देश। ठीक है, उसका उदाहरण, कुछ देशों का उदाहरण मैंने ऑलरेडी दे दिया, इंडिया है, चाइना है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है। ओके, सो and this model of government was put into force in the USA after the 13 colonies declared their independence from Britain। ठीक है, और यही गवर्नमेंट का जो मॉडल था, जो मॉन्टेस्क्यू ने प्रपोज किया था, वो हमको यूएसए में देखने को मिलता है जब यूएसए आज़ाद होता है, जब अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर ख़त्म होता है 1783 में, तो फिर हमको यही सिस्टम यूएसए में भी देखने को मिलता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड the importance of these theories put forward by these philosophers during late 18th century and during French Revolution, right? अगर यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो था वो किस ट्रीटी के द्वारा खत्म हुआ, समाप्त हुआ, तो याद रखिएगा इट वाज ट्रीटी ऑफ पेरिस, ट्रीटी ऑफ पेरिस के द्वारा समाप्त हुआ था। ठीक है, ट्रीटी ऑफ पेरिस किसके किसके बीच में हुआ था, तो ये ब्रिटिश और नॉर्थ अमेरिका यूएसए के बीच हुआ था। ठीक है, ओके, सो नाउ लेट्स मूव अहेड। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन and its guarantee of individual rights was an important example for political thinkers in France। अब जब ये अमेरिका आज़ाद होता है तो ये अपना बिल ऑफ राइट्स फॉर्म करता है। बिल ऑफ राइट्स फॉर्म करता है, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो उसका सबसे हाईलाइटेड पॉइंट था, वो था उसका गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। ठीक है, हर व्यक्ति को अधिकार मिला था उसमें। जैसे हमारे देश में जो अधिकार हमको मिला है, फंडामेंटल राइट्स जो हमको मिले हैं, कुछ उसी प्रकार से वही फंडामेंटल राइट्स अमेरिका के जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें शामिल किया गया था उस समय में। अब चूंकि अमेरिका की कहानी समाप्त हो चुकी थी और उसने अपने लोगों को ये अधिकार दे रखा था, और फ्रांस में जो घटनाएं घट रही थी उसमें जो फिलोसफर्स थे जो आइडियाज़ को अपने दे रहे थे, उसमें भी सेम बातें कही जा रही थी। तो फिर जब फ्रांस में चीज़ें आगे बढ़ी तो ये चूंकि घटना थी अमेरिकन रिवोल्यूशन की, तो उसने फ्रांस के पॉलिटिकल थिंकर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया इस ओर सोचने के लिए। ठीक है, and these ideas of these philosophers were discussed intensively in salons and coffee houses and spread among people through books and newspapers। ठीक है, और ये जो आइडियाज़ थे धीरे धीरे अब इनका प्रचार प्रसार होना शुरू हो गया, न्यूज़पेपर के माध्यम से लोग इन आइडियाज़ को अपने साथ डिस्कस करना शुरू कर दिए, कॉफ़ी शॉप्स में, सैलून में बैठ करके। ठीक है, और उसके बाद फिर दीज वर फ्रिक्वेंटली रेड अलाउड इन ग्रुप्स फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट। इसके साथ साथ वैसे लोग जो पढ़ नहीं सकते थे उनके लिए लोगों का समूह बना करके इन चीज़ों के बारे में पढ़ करके बताया जाता था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इन विचारों का ये सारे विचार जा सके और लोग इसके ऊपर सोचे। ठीक है, तो ये एक बैकग्राउंड तैयार हो रहा था कि किस प्रकार इस संघर्ष को आगे बढ़ाना है एक अच्छे वेल प्लान्ड मैनर में, राइट ना। So the news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of privileges। ठीक है, अब फिर जब ये सारी घटनाएं हो रही थी तो उस समय एक और नया न्यूज़ आया कि लुई 16 जो वहाँ का राजा था उसने फिर से टैक्स बढ़ाने का एक निर्णय लिया है ताकि वो अपने सरकार के एक्सपेंस को मीट कर सके। और इसके कारण क्या हुआ, चूंकि एक तरफ ये ऐसे विचार, डेमोक्रेसी के विचार, लोगों के अधिकारों के विचार के ऊपर बात हो रही है, और दूसरी तरफ लुई 16 जो है वो टैक्स बढ़ाने की बात कर रहा है और ज़्यादा लोगों को ट्रस्ट करने की बात कर रहा है। तो व्हाट दिस लेड, तो दिस लेड टू द एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस। ठीक है, और ये बात से लोग चूंकि जागरूक हो चुके थे, अवेयर हो चुके थे कि ऐसा भी कुछ होना चाहिए। अमेरिकन रेवोल्यूशन से भी एक एग्जाम्पल ले लिया था कि ऐसा हो चुका है। तो ये जो उस समय जो लुई 16 का ये फैसला था या फिर एक प्लानिंग था कि वो टैक्स को फर्दर बढ़ाएगा, ये लोगों में और ज़्यादा गुस्सा भर दिया। ठीक है, और लोग सिस्टम ऑफ प्रिविलेज के अगेंस्ट अपने आक्रोश को भरे और फिर इसके ऊपर एक आक्रमण किया इसको हटाने के लिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम
एनसीईआरटी के फ्रेंच रेवोल्यूशन पार्ट 1 को यहाँ समाप्त करते हैं। ठीक है, हमारा अगला जो पार्ट 2 होगा वो जल्द ही आपके सामने आएगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये पार्ट 1 अच्छे से समझ में आया होगा और इसको आप एक बार और देखिएगा और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बताए हैं उनको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अंडरस्टैंड द स्टोरी, इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द स्टोरी व्हेन यू आर स्टडिंग हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री के नाम में ही लगा है स्टोरी, तो समझना जरूरी है। कहानी समझ में रहेगा, बेस तैयार रहेगा, तब जाके इसके ऊपर ग्रिप बन पाएगा आप लोगों का। फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये हो या फिर जो मेंस में जो रिटन क्वेश्चन जो आपको लिखने के लिए क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर आप कुछ लिख सकेंगे, क्योंकि कहानी रहेगी तभी लिख सकोगे। ओके ना? सो इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी, मैं आप लोगों से विदा लेता हूं इस वीडियो लेक्चर के लिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो डेफिनेटली लाइक बटन दबाइए, लोगों से कहिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि वो सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये पहुँचे और लोगों को समझ हो सके। शिक्षा का प्रसार प्रसार करिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। Stay safe and stay home. Take care. Goodbye.